अस्सलामु अलैकुम, आदाब। अभी चंद दिन पहले हमने हमारे मुल्क के यौम आज़ादी को मनाया। ये हमारे मुल्क को आज़ाद होकर तकरीबन 73 ईयर्स हो चुके हैं। इस मौके पर अलग अलग उन्वानात से हमने देखा कि देश भर में प्रोग्राम्स हुए। एक प्रोग्राम वेस्ट बंगाल का एक इदारा बेस के उन्वान से है, जिसने एक वेबिनार ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें पेरिस के एक मशहूर रिसर्चर क्रिस्टोफ जेफरेलॉट, इन्होंने अपना ओवरऑल रिसर्च पेपर पब्लिश किया। क्रिस्टोफ जो हैं या जेफरेलॉट जो हैं, ये पेरिस के एक रिसर्च साइंटिस्ट हैं, जिनका स्पेशलाइजेशन जो है वो इंडियन पॉलिटिक्स, पाकिस्तान, फिर माइनॉरिटीज़, उसमें मुस्लिम्स इन इंडिया, ये इनका बेसिकली टॉपिक रहा है। इस उन्वान से उन्होंने उस वेबिनार में अपना प्रेजेंटेशन दिया। बहुत डिटेल रिपोर्ट थी। उसी रिपोर्ट को आज हम अपने इस वीडियो में आपके सामने लेकर आए हैं। हम ये वीडियो जो है 2 पार्ट में बनाएंगे, इसलिए कि जो कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, डिटेल वाला है, तो बहुत लेंदी वीडियो ना हो, इसलिए हम इसको 2 पार्ट्स में रखेंगे। तो चलिए पहले पार्ट को लेकर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि क्रिस्टोफ जेफरेलॉट जो है, ये पेरिस बेस्ड एक रिसर्च साइंटिस्ट हैं, जो वहाँ का मशहूर इदारा CERI के में सीनियर रिसर्च फेलो हैं। साथ ही साथ ये इसी इदारे के 2002-2008 तकरीबन 8 साल जो है वो इसके डायरेक्टर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। साथ ही साथ ये लंदन का मशहूर इदारा किंग्स इंडिया इंस्टीट्यूट में जो है एसोसिएट प्रोफेसर हैं या गेस्ट फैकल्टी हैं फॉर इंडियन पॉलिटिक्स एंड सोशियोलॉजी। उसी के साथ साथ जो हैं इन्होंने बहुत सारी किताबें इंडियन पॉलिटिक्स पर, माइनॉरिटीज़ पर लिखी है। एक से ज़्यादा किताबें हैं। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश किए हैं। जब गुजरात फसादात 2001 में हुए थे तो उन्होंने उस पर भी अपना एक रिसर्च आर्टिकल तैयार किया था, जो यूनिवर्सिटी ऑफ हिडलबर्ग से शाये हुआ था। तो आइए जेफरेलॉट की उस प्रेजेंटेशन को लेकर आगे बढ़ते हैं। जेफरेलॉट शुरुआत इस उन्वान से करते हैं कि भारत को आज़ाद होकर आज जो है तकरीबन 73 ईयर्स गुज़र चुके हैं, लेकिन 73 साल गुज़रने के बाद भी भारत के मुसलमान जो हैं अपनी वजूद की लड़ाई ही में लगे हुए हैं, उसी लड़ाई में मसरूफ़ है। और वो क्यों है, इसका जायज़ा लेने की ज़रूरत है। शुरुआत में वो कुछ सवाल रेज़ करते हैं कि सेल्फ़ इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है या दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत है कि फ़लाँ ने हमारे साथ ये किया, हम तो ठीक थे लेकिन दूसरों ने हमारा नुकसान किया। तो ये इनिशियल बहस वो करते हुए फिर आगे अपने उस प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। पहली चीज़ जो अपने लेक्चर की शुरुआत जेफरेलॉट करते हैं, वो महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन के उस कोटेशन के साथ करते हैं, जो उन्होंने 1931 में कहा था कि किसी भी नेशन की ग्रेटनेस को, उसकी महानता को, उसके शानदार होने को जांचने का पैमाना ये होता है कि उस नेशन में, उस मुल्क में बसने वाले कमज़ोरों के साथ उस मुल्क के इक़्तिदार का, उस मुल्क के चलाने वालों का रवैया क्या है। साथ ही साथ जो लोग अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, जो अपना ख्याल नहीं रख सकते, उनका ख्याल स्टेट या वो नेशन किस तरह रखता है, इससे हम किसी भी नेशन की ग्रेटनेस को जान सकते हैं। इस कोटेशन के साथ वो अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। फिर उन्होंने अपने लेक्चर को बहुत सारे सब हेडिंग्स में डिवाइड किया। हम उन्हीं हेडिंग्स को लेकर आगे चलेंगे और उन्हीं हेडिंग्स को हम अपने वीडियोज़ के 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। वो कि शुरुआत में वो बहस करते हैं कि जो आज़ादी 1947 में भारत को मिली और उसके साथ साथ भारत जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम हुआ, जिसको तकसीम करने में असल तो ब्रिटिशर्स थे, और लेकिन बेसिकली आज़ादी का या तकसीम हिंद की जो बंदूक है वो मुसलमानों के कंधे पर रख कर चलाई गई, और तब से लेकर अब तक वो इल्ज़ाम जो है मुसलमानों ही के मत्थे मारा जा रहा है। वो ख़ुद अपने इस लेक्चर में कहते हैं कि ब्रिटिशर्स बेसिकली उन्होंने इस आज़ादी के लिए, इस तकसीम के लिए कार्रवाइयाँ की थी। लेकिन जब तकसीम हुई तो जो मुसलमान भारत में बसे हुए थे, उनके जहन में ये तशवीश थी, ये इस्तराब उनके जहन में मौजूद था कि आया वो अपनी उन आबा अजदाद की ज़मीनों पर ही डटे रहें जहाँ उनके आबा अजदाद दफन हैं, जहाँ सालों से बसे हुए हैं,
या जहाँ जिस मुल्क में आगे जाकर उनको शहरी हुकूक़ मिलने का वादा किया जा रहा है, उनको दिलासे दिए जा रहे हैं, या फिर हिजरत कर जाए। तो एक बड़ी तादाद बहरहाल ऐसी थी जिन्होंने ये तय किया कि वो इसी ज़मीन पर बसे रहेंगे जहाँ उनके आबा अजदाद बसते थे, और जिन हुकूक़ का उनसे वादा किया जा रहा है उस दिलासे के साथ, उस उम्मीद के साथ वो अपनी ज़िंदगी को आगे गुजारेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि आज 73 ईयर्स हो चुके हैं आज़ादी को, जिस आज़ादी में ख़ुद बहुत बड़ा योगदान मुसलमानों का भी रहा है, लेकिन आज भी मुसलमान जो है वो सिर्फ़ अपनी वजूद की लड़ाई, अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई, अपनी आइडेंटिटी की लड़ाई ही में मसरूफ़ हैं। उसी का वो शिकार हुए हैं, या उसी का शिकार उनको बना दिया गया है। और अब क्यों बना दिया गया है, क्या क्या सिलसिलावार चीज़ें होगी, वो उन्होंने अपने उसमें पेश की। उन्होंने कहा कि वजूद की इस लड़ाई के बजाय मुसलमानों को ठहर कर तफसील से अपनी ख़ुद एहतसाबी करनी होगी, कहाँ उनसे खामियां हुई, क्यों वो मेन स्ट्रीम का पार्ट नहीं बन सके जिस तरह दूसरी माइनॉरिटीज़ बन गई, उनसे क्या खामियां हुई, या उनको क्यों ख़ास तौर से उनके साथ ऐसे हुआ, इसका जायज़ा लेने की ज़रूरत है। और उसी के साथ साथ डिटेल लॉन्ग टर्म प्लान की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ जिस पर वो गुफ्तगू उन्होंने अपने लेक्चर में की वो थी तक़सीम हिंद के बाद भारत के मुसलमानों का ओवरऑल क्या उनके हालात चले। तो उन्होंने कहा कि जब तक़सीम हिंद हुआ और जब मुसलमान भारत में बस गए तो यहाँ जो उनके कौमी लीडरान थे उन्होंने एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लेवल पर मुसलमानों को मुनज़्ज़म करने की, उनको ऑर्गेनाइज़ करने की अपनी हद तक कोशिशें की, जिसमें ख़ास तौर से रफ़ी खिदवाई का नाम आता है, मौलाना आज़ाद का नाम आता है, फिर मौलाना हुसैन अहमद मदनी का नाम आता है, मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान का नाम आता है, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, और इस तरह एक लंबी फ़हरिस्त यहाँ भारत में रुक कर क़यादत करने वालों की हम देखते हैं। एजुकेशनल लेवल पर सर सैयद क़यामत ख़ान की वो तहरीक का मामला आज़ादी से पहले से जो सिलसिला है वो भी कुछ किसी हद तक काबिल ज़िक्र है। तो इन लोगों ने अपनी अपनी हद तक इस कौम की रहनुमाई करने की कोशिश की, सही डायरेक्शन देने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद दौर आया 1970-80 का जो डेकेड है, जो दहाई है, इसमें देखा गया कि मुसलमान बिल्कुल जो है रहनुमाई से परे हो चुके थे। उनको कोई गाइड करने वाला नहीं था, ठीक से रहनुमाई करने वाला नहीं था। वजह ये थी कि 1969 तक ये जितने अहम रहनुमा थे ये इंतकाल कर गए थे, इस दुनिया से गुज़र चुके थे। उसके बाद जिन लोगों ने मुसलमानों की क़यादत अपने हाथ में संभाली, उनका मिजाज या तो चापलूसी वाला था या वो मुसलमानों के इस कौम का इस्तेमाल करते हुए ज़ाती फ़ायदे की तरफ बढ़ रहे थे। इसलिए प्रॉपर रहनुमाई करने वाला कोई इस दौर में मौजूद नहीं था। ये एक बड़ा मसला मुसलमानों के साथ हुआ। दूसरा मसला फिर ये हुआ कि जिसको हम मसला नहीं कहेंगे, एक दिसदूगर इवेंट हुआ बड़ा, कि अरब वर्ल्ड में बहुत तेज़ी से जब पेट्रोल का ज़ख़ीरा निकल कर आना शुरू हुआ और बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होना शुरू हुई, तो साउथ इंडिया की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो तेज़ी से जॉब्स के लिए गल्फ़ जाना शुरू हुई, जिसमें केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और महाराष्ट्र है। इन स्टेट्स में इसका फ़ायदा मुसलमानों को ये हुआ कि जब ये वहाँ गए, नौकरियाँ की और कंपैरेटिवली इनको सैलरी ज़्यादा मिली, इनकम बढ़ी, इन्होंने पैसा इन्फ्लो यहाँ किया अपने अपने घरों की तरफ, और उस पैसे का कहीं ना कहीं इस्तेमाल एजुकेशनल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में हुआ। तो कंपैरेटिवली कुछ ना कुछ हद तक ग्रोथ हम इन स्टेट्स में इस वजह से देखते हैं जो फ़ंड फ़्लो उन चीज़ों से हुआ था। लेकिन जो रिक्वायर्ड फ़ंड फ़्लो था, जो रिक्वायर्ड प्रोग्रेस थी, वो बहरहाल उस अंदाज से वो नहीं हो सकी, इसलिए कि उस तरह के ना रिसोर्सेस अवेलेबल थे और ना उस ऑर्गेनाइज तरीके से गाइड करने वाला मामला वहाँ पे मौजूद था। दूसरी गुफ्तगू वो अपने लेक्चर में करते हैं कि कैसे एंटी मुस्लिम एलिमेंट्स का उरूज, उनकी राइज़ इस मुल्क में हुई, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे ग्रो हुआ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट बहुत उभर कर आने वाला जो था वो हम सब जानते हैं कि 1992 में बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन वाला इवेंट है। उससे पहले हमने देखा कि तहरीकें बहुत तेज़ी से चल रही थी, एंटी मुस्लिम एलिमेंट्स का मामला हो, अयोध्या का हो, रथ यात्राएं का मामला हो, लेकिन जैसे ही ये डिमोलिशन का इवेंट होता है तो बहुत ही क़ुव्वत एंटी मुस्लिम एलिमेंट्स ने अपने अंदर महसूस की कि नहीं, अब हम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है, और वहाँ से उनका बहुत ही उनका उरूज जो है ज़ाहिर होने लगा। फिर उसके बाद एक बड़ा इवेंट जो दूसरा उन एंटी मुस्लिम एलिमेंट्स के लिए या उन तहरीकों के लिए जो आया वो था 1996 में, जब बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी की क़यादत में इक़्तिदार में आई। उन्होंने ये सारी बातें अपने लेक्चर में लिखी है कि वहाँ उनके लिए सेकंड अचीवमेंट था। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारी स्टेट्स में फैलना शुरू किया, वहाँ पे ख़ुद को मजबूत करना शुरू किया, और फिर हम देखते हैं कि 2014 में
नरेंद्र मोदी जो गुजरात के वज़ीर आला थे, जिनका बैकग्राउंड एक अलग उन्वान से परवान चढ़ा था, वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ पूरे मुल्क में इक़्तिदार में आते हैं और प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और फिर 2019 में और ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ वो जीत जाते हैं। तो बहुत शॉर्ट में ये जो राइज़ ऑफ एंटी मुस्लिम एलिमेंट्स वाला मामला है, ये हमको देखने में आता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे सिलसिले में हम देखते हैं कि मुस्लिम क़यादतें हो, अलग अलग जमातों के उन्वान से हैं, ग्रोहों के उन्वान से हैं, इंडिविजुअल लीडरशिप्स है, उनका जो प्लान होना चाहिए था, उनका जो रिएक्शन होना चाहिए था, उनका जो गाइडेंस होना चाहिए था, वो बहुत पुअर नज़र आता है, बहुत स्कैटर्ड हमको फ़ील होता है, जिसके नतीजे में हम देखते हैं कि आज उस जिस कैफियत का शिकार ये कौम है। तीसरा टॉपिक उन्होंने डिस्कस किया कांग्रेस और मुसलमानों को लेकर। एक बात ये कही जाती है कि कांग्रेस ने मुसलमानों को ख़ास ख्याल रखा, उनको पाला पोसा, उनको बहुत ज़्यादा उनकी तरक्की के लिए कोशिशें की, ये भी बातें फैलाई जाती है ओवरऑल चीज़ों को लेकर, या एक ख़ास ग्रोह जिसका ख्याल रखने की कोशिशें की गई। तो कांग्रेस ने मुसलमानों को बेसिकली लाड़ किया, काफ़ी लाड़ में रखा। तो फिर कुछ स्टैट्स या कुछ फिगर्स और कुछ थ्योरीज़ जो हैं जेफ्रे लॉट ने रखी कि बेसिकली ये एक मिथ है, ऐसा कोई चीज़ नहीं थी। जिसमें मिसाल के तौर पे एक चीज़ वो लिखते हैं कि जैसे उर्दू की जंग में कांग्रेस ही थी जिसने मुसलमानों को उलझा दिया, कि वो सिर्फ़ अपनी इस ज़बान के लिए लड़ते रहें, दूसरी तरक्की या दूसरे उन्वानात की तरफ तवज्जो ना दें। और हुआ भी यही कि मुसलमान जो है उसी जंग में उलझ गए। लेकिन उसके मुकाबले में हम ये देखते हैं कि जो कांग्रेस गवर्नड स्टेट्स थी, जहाँ पे कांग्रेस का जोर था, वहाँ कांग्रेस लीडर्स ने ना उर्दू को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, ना उर्दू स्पीकर्स को आगे परवान चढ़ाने की कोशिश की, बल्कि उन्हें डिग्रेड किया। जो उर्दू स्पीकर्स हुआ करते थे, उन्हें मेजॉरिटी उर्दू के एरिया में नहीं जाने दिया जाता था, नहीं भेजा करता था, उन्हें डिग्रेड करने की कोशिश की। ये एक फैक्ट उन्होंने अपनी उसमें रखा एग्जाम्पल के तौर पे। और आज वो सिलसिला बढ़ते बढ़ते हम देखते हैं कि ये पोजीशन हो चुकी है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी मोदी सरकार ने पेश की है, उसमें उर्दू को एज अ मदर टंग ज़िक्र ही नहीं किया गया है। तो ये लेवल पर पहुंचा दिया गया है। वहीं दूसरी चीज़ वो लिखते हैं कि उर्दू जो एक ज़माने में यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसी रियासतों की ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती थी, ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे मौजूद थी, बाद में हम देखते हैं कि उसको ज़्यादा अहमियत साउथ की स्टेट्स में मिलना शुरू हुई। तो जो ज़बान जिसने नॉर्थ में बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ा था या जन्म लिया था, असल में वो साउथ में आकर बस गई और नॉर्थ से उसको ख़त्म करने की कोशिशें काफ़ी तेज़ी से की गई। तो ज़बान के साथ तो ये मामला हुआ। फिर दूसरी चीज़ वो रखते हैं कि जो पॉपुलेशन रेशो है मुसलमानों का उस दौर से, इस कौम का, तो जो ऑफिशियल पोस्ट है, आईपीएस है, आईएएस है, इनमें हम परसेंटेज को अगर देखें कांग्रेस सरकार के दौर में, तो समझ में आता है कि कांग्रेस ने कहाँ बेसिकली जहाँ पर गुंजाइश देनी चाहिए थी, जहाँ कंसिडर करना चाहिए था, वहाँ पर डिग्रेड किया, वहाँ पर घटाने की कोशिश की। मिसाल के तौर पे ये कि जो 1951 से 2016 के बीच की फ़िगर्स को अगर हम देखें, तो आईपीएस ऑफिसर्स का तनासुब परसेंटेज मुस्लिम्स का जो है वो 4% है, सिर्फ 4% रहा है इन सालों में। जबकि पॉपुलेशन हम देखते हैं कि वो 2016 ही के अगर आप आसपास आ जाएं तो 15%, 14.5% तक आ जाती है। वही मामला, और इसमें भी अगर हम कश्मीर, जिसको बहुत ज़्यादा मजलूम स्टेट रहने के बाद भी वो एफ़र्ट्स लेते रहती है, उसके डेटा को निकालते तो ये 4% बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। फिर हम अगर आईएएस की तरफ आए तो 1974 से 2014 की तरफ का डेटा अगर देखें तो आईएएस में मुस्लिम्स का परसेंटेज सिर्फ 5% नज़र आता है। तकरीबन सेम मामला है। तो इससे समझ में आता है कि पैम्परिंग क्या कांग्रेस ने वाकई की है मुसलमानों के साथ, ये क्या चीज़ हुई। फिर वो आते हैं अपने इस लेक्चर में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट की तरफ कि जो मुसलमानों के इस पूरी दौर में हुआ, जो 73 ईयर्स का, वो रीसेंट वाला है, वो सच्चर कमेटी का मामला। उन्होंने सच्चर कमेटी को एक योगदान के तौर पे पेश किया है कि ये अगर रिपोर्ट नहीं आती तो मुसलमान उसी हालत में सोए हुए रहते, उनको ख़ुद की हालत का ही एहसास नहीं था, पता ही नहीं था कि वो कहाँ चले जा रहे हैं। ये कमेटी बनी, बेसिकली जस्टिस सच्चर की इस कमेटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि वो तमाम माइनॉरिटीज़ का जायज़ा ले, लेकिन जो पैमाने उन्होंने तय किए थे तो मुसलमानों को छोड़कर बाकी तमाम जो माइनॉरिटीज़ हैं वो ऊपर निकली। तो पूरी रिसर्च या पूरा डेटा जो है मुसलमानों पर जमा किया गया
और उस रिपोर्ट ने मुसलमानों को झंझोड़ा जगाया कि तुम्हारी कैफियत क्या थी और अब तुम क्या बनते जा रहे हो। हम जानते हैं कि इस रिपोर्ट में 1980s 90s और 2000 की डेटा को शामिल किया गया। अब उस डेटा की तरफ हम तेज़ी से आते हैं, तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। तो उसमें बताया गया है कि मुस्लिम्स में जो अर्बन मुस्लिम्स है, जो शहरों में बसने वाले लोग हैं, उनमें सैलरीड जॉब्स है, यानी वो लोग जो बाज़ाब्ता ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाते हैं, जिनको माहाना तनख्वाह मिलती है, जिनकी कहीं ना कहीं स्टेबल इनकम है, कुछ ना कुछ स्टेबल इनकम का वो हिस्सा है। तो सिर्फ 8% अर्बन मुस्लिम्स हैं जो सैलरीड जॉब्स का हिस्सा है। उसी मुकाबले में नेशनल एवरेज जो है वो 21% की तरफ जाता है। हम देखते हैं कि मोर देन 50% का गैप हमको नज़र आता है। उसके मुकाबले में सेल्फ़ एम्प्लॉयड हम देखते हैं, प्लम्बर, कारपेंटर, इस तरह की जो बहुत सारे सर्विसेज हैं, इसमें मुसलमानों का परसेंटेज दूसरों से बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये शो करता है कि मुसलमानों की इनकम हमेशा से अनस्टेबल रही है, एक फ़िक्स्ड इनकम वाला सिस्टम नहीं रहा है, इसलिए कि वो ऑर्गेनाइज या सैलरीड वाले सेक्टर में नहीं आ पाए हैं। उसके बाद सच्चर कमेटी के डेटा में एक बात जो पेश की गई वो है कि प्राइवेट सेक्टर में अगर हम यही इस परसेंटेज को देखें, ये जो डेटा था ये गवर्नमेंट सेक्टर का है, तो प्राइवेट सेक्टर में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है 19.7%। उसके मुकाबले में हिंदू भाइयों का जो परसेंटेज है वो 22.16%। तो बहुत कम डिफरेंस हमको यहाँ नज़र आता है। तो इससे एक बात ये भी उन्होंने निकाली कि जो सब महसूस करते हैं कि कंपैरेटिवली प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में डिस्क्रिमिनेशन, तासुब बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम होता है। इसी वजह से डिफरेंस हमको यहाँ बहुत कम डिफरेंस हमको यहाँ नज़र आ रहा है। ये तमाम चीज़ें, ये जो फिगर्स थी, इसने झंझोड़ कर ये पेश किया कि कांग्रेस का एक जो लंबा दौर रहा जिसमें मुसलमानों ने साथ दिया कांग्रेस का, उसमें मुसलमानों का हाल क्या होता रहा, वो किस कैफियत में रहे, सच्चर कमेटी ने पेश किया। उसके बाद जेफरलॉट ने एजुकेशन एंड मुस्लिम्स पर गुफ्तगू की कि क्या हालत है, क्या कैफियत है। तो 2001 के सेंसस को उन्होंने लेकर ये बताया कि तालीम के मामले में मुसलमान इस मुल्क के तमाम समाजों से पिछड़े हुए थे 2001 के सेंसस के हिसाब से। हाँ, 2011 के सेंसस में कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर नज़र आया, लेकिन 2001 के सेंसस के मुकाबले में सबसे पीछे नज़र आ रहे थे विमेन। मुस्लिम विमेन का मामला भी ये था कि 50% ही लिटरेसी उनमें पाई जाती है। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि इसकी वजह ये नहीं है कि वो मुस्लिम विमेन है, बल्कि ये वजह है कि वो विमेन है। ओवरऑल तमाम समाजों में ये मामला भारत में औरतों के साथ रहा है, जिसके उसको वो इस बुनियाद पे साबित करते हैं कि लिटरेसी रेट जहां मुस्लिम वुमेन का 50% है, वहीं हिंदू वुमेन का 53% है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस हमको नज़र नहीं आता है। बल्कि मुस्लिम मेन का अगर हम देखें तो लिटरेसी रेट 59.1% है, और वहीं हिंदू मेन का जो है वो 65.1% महसूस होता है। तो ये एक डेटा रखा। दूसरा बात जो हमने अक्सर कई जगह पढ़ी है, देखी है, कि इनिशियली स्कूल एडमिशन्स में तो मुसलमानों का परसेंटेज ज़्यादा होता है, वो अच्छी तादाद में एडमिशन लेते हैं, कंसिडरेबल तादाद में लेते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा सिलसिला आगे बढ़ता है तो सीनियर सेकेंडरी लेवल पर आने तक सिर्फ 4.53% मुस्लिम्स ही वहाँ पर रह जाते हैं। तो इतना बड़ा ड्रॉप आउट रेट वहाँ नज़र आता है यार। 4.53% मुस्लिम्स ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं, और फिर हम अगर ग्रेजुएशन की तरफ बढ़े तो सिर्फ 3.6% ही मुस्लिम जो हैं वो ग्रेजुएशन कर पाते हैं या करते हैं। मुख्तलिफ वजूहात है, इकोनॉमिक है, फैमिली इश्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें हैं जिससे ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक और चीज़ उन्होंने बताई कि अर्बन और रूरल के मामले में दीगर समाजों में रूरल में लोग जो हैं वो कम इकोनॉमी वाले होते हैं, अर्बन में थोड़े ठीक ठाक होते हैं। लेकिन मुसलमानों में मामला यहाँ पर भी उल्टा है कि अर्बन मुस्लिम जो हैं वो ज़्यादा पुअर होते हैं कंपैरेटिवली। और इसी चीज़ों को डिटेल में डिस्कशन जेफरलॉट ने एक किताब लिखी थी जिसका उन्वान है मुस्लिम्स इन इंडियन सिटीज़। ये इसमें आप जाकर डिटेल में उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। फिर उन्होंने एक और डेटा इससे मुतालिक रखा कि 2005 के एक डेटा के हिसाब से मुस्लिम्स की पर कैपिटा इनकम यानी कि तमाम मुसलमानों की टोटल अर्निंग को टोटल जमा किया जाता है और उसको पर हेड डिवाइड किया जाता है, तो पर कैपिटा इनकम काउंट होती है। वो 2005 में सिर्फ दलितों से थोड़ी सी ऊपर थी, लेकिन 2011-12 में जब डेटा दोबारा चेक किया गया तो वो सबसे नीचे चली गई थी।
यानी वो दलितों से भी नीचे उनकी पर कैपिटा इनकम जा चुकी थी। तो ये अलग अलग उन्वानात से जेफ्रोलेट ने जो है अपनी इस गुफ्तगू को पेश किया है।